बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपने टॉपिक में देखेंगे कि वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स हमारे पास क्या होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्ड होती है, वो ऑलमोस्ट इन दो कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है। क्योंकि हमने जो भी काम करना है, हमने कोई भी वैल्यू स्टोर करवानी है, तो हमें पता होगा कि हमने वैल्यू किस तरह से स्टोर करवानी है, कहाँ पर स्टोर करवानी है और किस टाइप की वैल्यू स्टोर करवानी है। तो इस पर्पज़ के लिए हमें वेरिएबल्स का भी पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या चीज़ें हैं और डाटा टाइप्स के कौन-सी डाटा टाइप्स इस लैंग्वेज में सपोर्टिव हैं और हम कौन-कौन सी डाटा टाइप्स के साथ वर्क कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि वेरिएबल वेरिएबल एक कंटेनर होता है, जिसके अंदर हम कोई भी अपनी वैल्यू सेव करवा सकते हैं, कोई भी हम अपना डाटा सेव करवा सकते हैं। तो वेरिएबल को यूज़ करने के लिए हम 3 कीवर्ड हमें प्रोवाइड किए हैं जावास्क्रिप्ट में। एक वर, लेट और कॉन्स्ट। ये 3 हमें जावास्क्रिप्ट ने कीवर्ड्स दिए हैं। इनको यूज़ करके हम अपने वेरिएबल्स को सेट कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं हम अपनी फर्स्ट एग्जांपल पहले वर को देखते हैं। सबसे पहले वर को समझते हैं कि वर एक्चुअल में है क्या और इन तीनों में मेन डिफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे हम पहले अपना वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल को सबसे पहले डिक्लेयर करवाना पड़ता है। डिक्लेयर करवाने से पहले हम इसका कीवर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वर से वर्क कर रहे हैं, तो वर का कीवर्ड लिया हमने। अब हम लेंगे वेरिएबल का नेम, कि वेरिएबल का नेम हमने नेमिंग कन्वेंशंस पढ़ी थी कि वेरिएबल का नेम जो स्टार्ट होगा, वो एक किसी भी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर या फिर डॉलर से। इसके अलावा हम किसी भी न्यूमेरिक नंबर से और किसी और स्पेशल कैरेक्टर से हम अपने वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो एक्स हम देते हैं अपने वेरिएबल के नेम। उसके बाद हम एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इक्वल्स टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये वैल्यू को असाइन करता है। अब हमने एक वेरिएबल का कीवर्ड लिया और एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया। उसको अभी तक हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी। अब इसको वैल्यू हम कौन-सी देते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हम नंबर से स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 इसको देते हैं और अपने स्टेटमेंट को ब्रेक कर देते हैं इधर। ठीक। अब ये मेरे पास एक कंप्लीट बन चुका है वेरिएबल एक्स नेम का और इसके अंदर वैल्यू सेव है 5। इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ। वेरिएबल का मैं नेम लिखूंगा एक्स और मैं इसको ब्राउज़र में ओपन करूंगा। इंस्पेक्ट किया और कंसोल। तो यहाँ पर मेरे पास 5 आ गया। अब ये हमारे पास होगी न्यूमेरिक डाटा टाइप। न्यूमेरिक डाटा टाइप। उसके अलावा हम और क्या यूज़ कर सकते हैं? वाई और वाई का वेरिएबल लिया। अब इस वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ कोई अपना टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को स्टोर करवाने के लिए ज़रूरी है जो भी स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं। स्ट्रिंग वैल्यूज़ कौन-सी होती हैं? टेक्स्ट, अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर हो गया या फिर कोई एक वर्ड हो गया। उसको लाज़मी बात है कि उसे कोटेशन मार्क्स के अंदर सिंगल कोटेशन मार्क्स हों या डबल कोटेशन मार्क्स हों। मैटर नहीं करता जावास्क्रिप्ट के अंदर हम दोनों यूज़ करके देख सकते हैं। दिस इज़ अ वर्ड। ये मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू डाटा टाइप मैंने असाइन कर दी अपने वाई वेरिएबल को। ये जो सेमीकोलन है ये ऑप्शनल है। आप इसे ना भी यूज़ करें तो एरर हमें नहीं देगा। लेकिन एक गुड प्रैक्टिस है कि इसको यूज़ करना चाहिए ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमारी
कौन सी स्टेटमेंट कहाँ पर ब्रेक हो रही है। अब इसी तरह से हम इसको कंसोल करवाते हैं, अपने वेरिएबल का नेम दिया और रिफ्रेश किया पेज को जाकर, तो दिस इज अ वर्ड, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट आउट होकर आ गई। इसको अगर हम डबल कोटेशन मार्क्स में भी डाल दें तो रिजल्ट मेरे पास सेम आएगा। रिफ्रेश करते हैं तो सेम मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये मेरे पास होगी एक न्यूमेरिक वैल्यू, एक मेरे पास होगी स्ट्रिंग वैल्यू। तो इसके लिए मैं वेरिएबल लेता हूँ एक मैं वैल्यू दे देता हूँ 10। फिर मैं दूसरा वेरिएबल लेता हूँ b, वो इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 11। इस कंडीशन का मैं यूज करता हूँ if a इक्वल्स टू 10, तो मुझे कंसोल करवा दे ट्रू, अदरवाइज मुझे कंसोल करवा दे ये फॉल्स। तो अब ये कंडीशन इस तरह से है कि दो मेरे पास वेरिएबल्स हैं, ये दो वेरिएबल्स हैं, एक नाम से इसके अंदर मैंने 10 वैल्यू स्टोर करवाई है और दूसरा मेरे पास बी वेरिएबल है, इसके अंदर मैंने 11 वैल्यू स्टोर करवाई है। अब इसको मैंने कंडीशन दी कि चेक करो कि इफ ए इक्वल्स टू 10, ए इक्वल्स टू बी, कि जो ए की वैल्यू है वो क्या बी के इक्वल है। अगर कंडीशन ट्रू है तो मुझे ट्रू प्रिंट करवा दो, ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है। अगर कंडीशन रॉन्ग है तो मुझे रॉन्ग प्रिंट करवा दो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ए और बी की वैल्यूज 10 और 11 है, तो ये सेम नहीं है, तो हम एक्सपेक्ट करें इसे फॉल्स, तो इसने हमें फॉल्स दे दिया। और अगर फॉर एग्जांपल हम इसको भी 10 कर देते हैं तो रिटर्न करवाएंगे तो ये हमें ट्रू दे देगा। तो ये हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन डाटा टाइप है ये हमारे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप। उसके बाद हम देखते हैं कि अनडिफाइंड हमारे पास क्या है। अनडिफाइंड के लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल का नेम दिया हमने सी, और इसको हमने कुछ भी नहीं दिया, ऐसे ही छोड़ देते हैं सिंपल। ये वेरिएबल हमने सी लिया और इसको सिर्फ डिक्लेयर करवा दिया और इसको हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी। अब इसको कंसोल करवाते हैं हम सी, और इधर रिजल्ट देखते हैं तो ये हमें देगा अनडिफाइंड। तो इससे हमें क्या समझ आती है कि कोई भी वेरिएबल जिसको हमने डिक्लेयर करवाया हो लेकिन उसको कोई वैल्यू इनिशियलाइज ना करवाई हो, तो उसकी डाटा टाइप अनडिफाइंड होगी, कि उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी डाटा, वो कोई भी डाटा टाइप अवेलेबल नहीं है। उसके बाद देखेंगे हम
ऑब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट्स जो डाटा टाइप है उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, और उसका एक कॉन्सेप्ट लेते हैं हम ऑब्जेक्ट्स का। तो एक वेरिएबल का नाम लेता हूँ मैं, और उसको वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ पर्सन। तो ऑब्जेक्ट्स के लिए हम करली ब्रेसेस यूज करते हैं इस तरह से। ऑब्जेक्ट्स का जो डाटा टाइप है वो कुछ इस तरह से वर्क करता है कि ये एक की पेयर की वैल्यू पेयर लेता है ये हमसे। एक की लेगा और उसकी एक वैल्यू होगी। तो जब हम डाटा को गेट करते हैं तो हम की के थ्रू डाटा को गेट करते हैं। जैसा कि एक पर्सन का हम फॉर एग्जांपल बना रहे हैं, पर्सन का एक हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो एक पर्सन में क्या आता है, उसका नेम आता है सबसे पहले। नेम उसकी हो जाएगी की, और पर्सन का नेम कुछ भी नेम हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम अली ले लेते हैं अपने इस एग्जांपल में। तो अब जैसा कि देख रहे हैं कि नेम जो है वो की है, वो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद फिर जो हम अली ले रहे हैं, अली एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग आता है कोटेशन मार्क्स के अंदर। इसको फिर सेपरेट करने के लिए हम कोमा यूज करते हैं। उसके बाद फिर हम एज यूज करेंगे, फिर कॉलन डालेंगे, और उसकी एज फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं 20। तो ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो उसके लिए हमने कोटेशन मार्क्स यूज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम कुछ और भी डाटा टाइप्स दे सकते हैं, कुछ और भी इसको की और वैल्यू पेयर्स दे सकते हैं। तो वो हम पर डिपेंडेंट है। इस अभी तक हम इसको सिर्फ ये दो वैल्यूज देते हैं। अब इसको एक्सेस हमने कैसे करना है? तो इसको एक्सेस करने के लिए हम वेरिएबल का नेम यूज करेंगे और उसकी की यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कंसोल करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा वेरिएबल पर्सन है इसका मुझे नेम प्रिंट करवा कर दो। तो जब मैं रिफ्रेश करता हूँ इधर, तो ये मुझे अली दे देगा इस तरह से। और अगर मैं उसकी जगह मैं ऐसे बोलूँ कि मुझे इसकी एज चाहिए, तो एज मुझे प्रिंट करवा कर दे देगा। उसके अलावा अगर मैं पूरे अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाना चाहूँ तो सिर्फ पर्सन लिखूंगा मैं अपने ऑब्जेक्ट का नाम, और ये मुझे कुछ इस तरह से इसका सारा डाटा टाइप दे देगा। अब ये एज मुझे इसकी ये बता रहा है 20, नेम स्ट्रिंग वैल्यू में बता रहा है। और ये आगे फिर इससे कुछ प्रोटोटाइप्स वगैरह हैं, इनको हम मजीद बाद में कभी देखेंगे अपने, जब ऑब्जेक्ट्स पे एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे तो फिर उन सब चीज़ों को तब देखेंगे। तो ये हमारे पास होगी ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर हम एक और डाटा टाइप देखते हैं, जो लास्ट में डाटा टाइप है एरे। एरे को भी हम इसी तरह से इनिशियलाइज करवाते हैं। एरे लिया, एक वेरिएबल हमने लिया, वेर का कीवर्ड, और उसको हम दे देते हैं एक वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम दे दिया, और एरे के लिए हम बिग पैरेंथेसिस यूज करते हैं। अब हम अपना जो भी डाटा ऐड करना है, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स के लिए हम बना रहे हैं, तो फ्रूट्स स्ट्रिंग नेम है डेफिनेटली। तो एप्पल आ जाएगा सबसे पहले, ऑरेंज और बनाना। एक तो एरे को लिखने का ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम बाद में देखते हैं। ये हमने फ्रूट्स की एक एरे बना दी, और अब इस एरे को हमने डाटा किस तरह से फैच करना है, कंसोल डॉट लॉग यूज करेंगे हम, और अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे फ्रूट्स, और फिर बिग पैरेंथेसिस डालेंगे। अब हम अपने जो डाटा को गेट करना है वो हम करेंगे इंडेक्स नंबर। और जावास्क्रिप्ट में जो एरे की इंडेक्स स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 0 से। इंडेक्स 0 पर पड़ा एप्पल, और इंडेक्स 1 पर ऑरेंज, इंडेक्स 2 पर बनाना। इंडेक्स 0 को हम गेट करते हैं, कंसोल करवाते हैं इसको, और रिफ्रेश करवाया पेज को।
तो 0 इंडेक्स पर हमारा एप्पल पड़ा था, एप्पल, तो इसने हमें एप्पल प्रिंट आउट करवा कर दे दिया। और इसी तरह से इंडेक्स 1 पर हमारा ऑरेंज पड़ा है, रिफ्रेश करते हैं पेज तो ये हमारे पास ऑरेंज आ गया। एक तो ये हो गया हमारे पास एरे को लिखने का तरीका। दूसरा तरीका ये है वेर कार इक्वल्स टू न्यू एरे। इस तरह से हमने बना दिया। उसके बाद हम चाहे इसके अंदर डाटा लिख लें या फिर अलग से हम कार्स और उसकी इंडेक्स 0 पर मैं कहता हूँ कि आ जाए BMW, ये आ गया। फिर कार्स की इंडेक्स 1 पर आ जाए कोई भी कार, फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं लैम्बो कर लेते हैं, और इसकी इंडेक्स 2 पर हम कहते हैं फरारी आ जाए। तो अब इसको भी हम एक्सेस जो करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं। अभी कार्स को हम फॉर एग्जांपल कंसोल करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग कार्स, रिफ्रेश करते हैं तो पूरी कार हमारे पास आ गई। इंडेक्स 0 पर BMW, इंडेक्स 1 पर लैम्बो और 2 पर फेरारी। तो ये सब कुछ हमने अभी देखा वेर की एग्जांपल्स के साथ। उसके अलावा हमारे पास लेट और कॉन्स्ट ये भी आते हैं, इनके साथ भी हम सेम इसी तरह से वर्क परफॉर्म करवा सकते हैं। इसको रिमूव करते हैं और लेट के साथ वर्क करते हैं। तो लेट के साथ भी ऐसे ही होगा, x इक्वल्स टू 10, कंसोल करवाएंगे इसको, x तो हमारे पास 10 आ गया। कॉन्स्ट को यूज करते हैं हम, कॉन्स्ट भी वेरिएबल को डिफाइन करवाने के लिए यूज होता है, लेट भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है, और वेर भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है। z इक्वल्स टू 30 कर लेते हैं। अब इनमें मेन डिफरेंस क्या है वो हम समझते हैं। जो वेर है, इसके नाम से जो हम वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं वो होता है, उसकी स्कोप होती है ग्लोबल स्कोप, ग्लोबल स्कोप। अब कैसे ग्लोबल स्कोप का क्या मतलब? मतलब कि इसको मैंने अगर किसी भी प्रोग्राम के स्टार्ट में इनिशियलाइज करवाया है तो मैं प्रोग्राम के हर हिस्से के अंदर मैं इस वेरिएबल को यूज कर सकता हूँ। अगर बीच में कोई फंक्शन आ जाता है या फिर कोई और ब्लॉक एलिमेंट आ जाता है तो मैं उसके अंदर भी इसको यूज कर सकता हूँ, और मैं इन फ्यूचर इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकता हूँ। अभी वेर वाई इक्वल्स टू 20 है तो मैं दोबारा से इसको वाई इक्वल्स टू 25 कर देता हूँ, कंसोल करवाऊंगा मैं वाई को। तो जो हम सोच रहे हैं कि उसका आंसर आना चाहिए था 20, लेकिन 20 नहीं आएगा, वो इसको ये इसने ओवरराइट कर दिया इसको। वेर की ये खसूसियत है कि ये अपनी पुरानी वैल्यू को ओवरराइट कर लेते हैं, और जब इसका हम रिजल्ट देखते हैं तो ये मुझे 25 देगा।
इस 10 को रिमूव कर देते हैं, तो ये मुझे 25 देगा। और अगर मैं इस 25 को रिमूव कर देता हूँ, तो ये मुझे 20 दे रहा है इस तरह से। तो वेरिएबल की ग्लोबल जो वैर का वेरिएबल है, वैर के नाम से वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, उसकी ग्लोबल स्टेट होती है। फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं हम कुछ इस तरीके से। एक इफ कंडीशन दे देता हूँ मैं, इफ ट्रू, और उसके अंदर मैं y की वैल्यू दे देती हूँ, वेर y इक्वल्स टू 25 का रखें फिर से। अब जो मैंने y को दिया है, y को मैंने कंसोल करवाया, इसकी वैल्यू देखूंगा y, जैसे कि ओवरराइट कर रहा है इसको, तो ये मतलब कि y की वैल्यू कहीं भी होगी। अब ये एक ब्लॉक स्टेट आगे बीच में, इसको मैं इसके अंदर कंसोल को मैं अपनी इफ कंडीशन के अंदर डाल देता हूँ। ये जो स्कोप है वेरिएबल की, ये अभी आउटर स्कोप है। ये एक अलग से इफ कंडीशन जो है, ये एक अलग से ब्लॉक बन चुका है। अभी जो बाहर के वेरिएबल्स हैं वो इसको अफेक्ट नहीं कर सकते, और जो इसके अंदर के वेरिएबल्स होंगे ये बाहर को अफेक्ट नहीं कर सकते। ओनली इन केस के वेरिएबल वैर के साथ डिक्लेयर ना किया गया हो, लेकिन हमने वैर के साथ डिक्लेयर किया हुआ है। तो अभी जो कंसोल हम प्रिंट करवाएंगे, तो ये बाहर से भी वैल्यू लेकर इसको प्रिंट आउट करवा के दे देगा हमें इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि जो वैर के साथ वेरिएबल डिक्लेयर होगा, वो उसकी ग्लोबल स्कोप होगी, वो पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं भी यूज हो सकता है। उसके बरक्स अगर हम देखें लेट के साथ, लेट y इक्वल्स टू 20, और अगर मैं इसको कंसोल करवाता हूँ y को, और अब इसको मैं अगर वैल्यू चेंज y की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, y लेट y इक्वल्स टू 25, तो इसको मैं भी प्रिंट करवाता हूँ, तो ये मुझे 20 ही देगा। वैर के जो केस में हमने देखा था, अगर हम वैर वाई 25 कर रहे थे तो वो हमें 25 आउटपुट दे रहा था बाहर। लेकिन इसकी जो स्कोप है वो लोकल स्कोप है, ब्लॉक ब्लॉक एलिमेंट तक स्कोप है। इसका जो ब्लॉक था वो ये है। जो ये बीच में इफ एल्स का एक अलग से ब्लॉक है, ये इसको स्किप कर देगा, इसको एक्सेस नहीं देगा अपने इस वेरिएबल की। तो इसी तरह से इसके अंदर हम एक कंसोल करवा देते हैं, कंसोल वाई। तो अभी आप देखेंगे कि डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे। 25 जो हमने पहले ऊपर कंसोल करवाया इसका 25 देगा, और जो हमने बाद में कंसोल करवाया इसको 20 देगा। इसको हम अगर वैर पे चेंज करके देखें, इस तरह से, तो ये देखेंगे कि दोनों पे हमें 25 देगा, क्योंकि ये जो y था ये ओवरराइट हो गया इधर, और जो इसने पहला कंसोल किया 25 देगा, और जो दोबारा से इस कंडीशन के बाहर भी देगा वो भी 25 ही देगा, क्योंकि ये 25 ओवर रिटर्न हो चुका है। इसकी वैर की प्रायोरिटी ज्यादा है लेट की निस्बत। तो ये था वैर और लेट में डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्ट क्या है। कॉन्स्ट असल में कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स में भी कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं जो कि चेंज नहीं हो सकती, जैसे कि पाई की वैल्यू
3.14 होती है। ये एक कांस्टेंट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर कंसोल डॉट लॉग करवाएं इसको पाई को, तो आप देखेंगे कि अभी तो हमें ये वैल्यू शो हो गई है। लेकिन अगर मैं दोबारा से कॉन्स्ट इसी वेरिएबल का नेम यूज करके मैं कोई और वैल्यू देता हूँ 7.34, तो ये मुझे एरर थ्रो कर देगा, पाई हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो कॉन्स्ट जो है वो मल्टीपल टाइम डिक्लेयर नहीं हो सकता, वो सिंगल टाइम डिक्लेयर होगा और सिंगल टाइम ही वो वर्क करेगा। अगर दोबारा से हम उसे डिक्लेयर करवाएंगे तो ये हमें एरर थ्रो कर देगा कि कांस्टेंट वैल्यूज मल्टीपल टाइम यूज नहीं हो सकती। तो ये था आज का हमारा वेरिएबल्स का और डाटा टाइप्स का लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अगली आने वाली भी नेक्स्ट वीडियोस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो साथ में आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप प्रैक्टिस करते रहें, और प्रैक्टिस से कोडिंग आती है, सिर्फ सीखने सुनने से या फिर देखने से नहीं आएगी। आप प्रैक्टिस करते रहें तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाएंगे, और अगर कहीं पर आप फंस जाते हैं तो आप कमेंट करें, आपको उसका भी सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलेंगे अपनी आइंदा आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।